गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो हम शुरू करते हैं। कल शाम को हम क्लास नहीं ले पाए तो उस क्लास की भरपाई हम अभी करेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस का था, एग्जाम है इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो नहीं भी करते। एग्जाम के लिए जरूरी है ये सब चीज़ें। देखिए चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे कुल मिला करके हम आज जो है 115 क्वेश्चंस उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पिछले 2004 से लेकर के 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनका एक ओवरव्यू है। उनमें से जो अच्छे क्वेश्चन हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको छोड़ दिया गया है, रिपीट हो रहे हैं जो, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रिपीट, लेकिन कंप्लीट लगभग समझ लीजिए सभी क्वेश्चन यहीं से हैं। यही क्वेश्चन आपके इस बार भी इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इस पेपर की एक बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीजें मिलेंगी। डेट आपको याद होनी चाहिए, नाम याद आप होने चाहिए आपको, जो जो मूवमेंट किए हैं जिन लोगों ने, और मूवमेंट का कालक्रम याद होना चाहिए आपको। वो सब चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं कौन से आंदोलन से रिलेटेड हैं? तो हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा भी है कि चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं वो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है समाप्त कर दिया था, या कह सकते हैं हम खंडित कर दिया था? तो 1948 में जो है उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया था। यानी कि उन्होंने इसको कहा कि इसे समाप्त किया जाए, क्योंकि एम एन रॉय जो है वो कहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र की हम बात, दल विहीन की वैसे तो बात करते हैं जयप्रकाश नारायण भी, वो संपूर्ण क्रांति के दौरान बात करते हैं। ये मानववाद की बात करते हैं, तो मानववाद में ये कहते हैं कि पार्टियां होनी नहीं चाहिए, पार्टियों के कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से, नॉर्थ ईस्ट से पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल, यानी कि पहली नेशनल पार्टी जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र से कौन सी बनी है? तो हमने ये पिछली बार भी देखा था, पिछली बार आपके पेपर में भी आया था, ये नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ था? हम सब जानते हैं 2008 में ये हमला हुआ था। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पे हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों का भाषा के आधार पे गठन हुआ है। मध्य प्रदेश का विकास के आधार पे बने हुए हैं इसमें से। नागालैंड जो है जनजातीय आधार पे बना हुआ है। नेक्स्ट, मंडल आयोग की रिपोर्ट समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की योजना है, ये बिल्कुल ठीक है। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1979 में भारत सरकार के समक्ष जो है वो प्रस्तुत की गई थी। नहीं, ये 1979 नहीं है, ये थोड़ा सा 1970 1980 में इसको प्रेजेंट किया गया था, 80 में, लेकिन इसको लागू 1989 में किया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1989 में लागू हुई थी। तो ये वाली रिपोर्ट गलत है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका, एक ठीक है और दो गलत है। ये देखिए यहाँ पे बी नंबर पार्ट कटा हुआ है, एक को दो के साथ मिलाना है आपको। वोट बैंक की संकल्पना किसने दी है? आदि धर्म इसको बोलते हैं, या आद धर्म इसको बोलते हैं। ये किसने दिया है? तो ये नारायण गुरु हैं। ठीक है, आत्म सम्मान आंदोलन रामास्वामी नाइकर हैं। ठीक है, और वोट बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए वोट बैंक की संकल्पना में एम एन श्रीनिवासन है। तो यहाँ तो तीनों ही मिल गए हमें आपस में। डी वाला तो पता ही नहीं इसके अंदर क्या है, बी वाला जो दिया गया है। ठीक, एक सेकंड रुकिए। ये आद धर्म नारायण गुरु नहीं है भाई, इसका एक और व्यक्ति है, मंगोवालिया कुछ ऐसा नाम था, मंगूराम कोई व्यक्ति है, ये उसका है। नारायण गुरु का हम ये कह सकते हैं कि कोई नारायण धर्म ही है, योगम से रिलेटेड नारायण नारायण धर्म है, उसको देख सकते हैं वहां पे, नारायण धर्म है इनका। ठीक है, तो आद धर्म एक मंगूराम व्यक्ति थे, उनका था ये। नेक्स्ट हम चलते हैं।
निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना क्रम के अनुसार लगाना है। कौन कौन सा संगठन कब स्थापित हुआ था? देखो आपके सामने 5 संगठन दिए हुए, पांचों के आपको सन लिखने हैं, इनके सामने खुद करना है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा, इसको आपको खुद करना है। इनके सन ढूंढना है, कौन सी यूनियन कब बनी है। ठीक है, ये पूछेंगे पेपर में, ये हर बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आगे पीछे करके यही 8-10 यूनियन के बारे में पूछते हैं। ठीक है, हिंद मजदूर सभा कब बनती है? सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन। ठीक है, जैसे ये 1920 में बन गया, ये 1918 में बन गया। इसी तरीके से इनको आप खुद सर्च करेंगे बाकी को। नेक्स्ट देखिए, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी और पीडीपी, इनके नेताओं के नाम दिए गए हैं सामने, किस किस ने इन को स्थापित किया है, तो आपको बताना है इनके बारे में। तो ये देखिए, डीएमके को बनाया था सीएन अन्नादुरई ने, और एआईडीएमके को बनाया था ये एमजी रामचंद्रन ने, और टीडीपी बनी थी एनटी रामाराव, और ये बनी थी पीडीपी बनी थी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान जो वो सत्यापन योग्य है? पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट युक्त हुआ था। वीवीपैट की फुल फॉर्म याद कर लीजिए एक तो, मतदान सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ये पूरी याद कर लेनी है। मतदान सत्यापन के लिए जो योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल, ये याद करना है इसकी फुल फॉर्म को। वीवीपैट का क्या मतलब होता है, कब लागू हुई थी, ये आपको लागू देख लेना है। 2014 के चुनाव में आप देखेंगे ये दिखाई दे रहा था, वीवीपैट आ गया था। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि पहली बार ईवीएम मशीन किस राज्य में लागू की गई थी, और पहली बार ईवीएम मशीन से पूरे देश का लोकसभा चुनाव कब करवाया गया था, और किस राज्य के सबसे पहले चुनाव हुए थे ईवीएम मशीन से। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वीवीपैट सबसे लागू पहले जो शुरू किया गया वो नागालैंड से इसको शुरू किया गया। इसके बाद है वेरियन एल्विन किससे संबंधित है? वेरियन एल्विन किससे संबंधित है? तो ये एक जनजातीय स्टडी है, उससे रिलेटेड है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्ड स्टडी है ये वेरियन एल्विन। निम्नलिखित भाषाओं में से शास्त्रीय भाषा परिस्थिति प्रदत्त कौन सी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाओं में कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? आपकी हिंदी को छोड़ दीजिए, बाकी सारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, एक यानी कि 1 2 3 ये जो हैं, ये सारी की सारी जो है ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। हिंदी ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ये बाकी सारी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन ये नाम दिए गए हैं, लेखक है, इसके सामने पुस्तक दी गई है, और इन पुस्तकों को आपको मिलान करना है। बता देता हूं मैं, पुस्तकें मिलवा देते हैं। तो पुस्तकें मिलेंगी जैसे फ्रैंकिन आर फ्रैंकेल एंड एमएस राव, फ्रैंकिन आर फ्रैंकेल एंड एमएस राव, इनकी किताब है डोमिनियन एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये किताब इनकी आशुतोष वार्ष्णेय की जो है वो इनकी बैटल्स ऑफ वॉन, और सुदीप्ता कविराज द ट्रेजिडिक ऑफ इंडियन स्टेट। किताबें याद होनी चाहिए, आएंगे ऐसे ही। देखो आपको लग रहा है ना मिलान करने ही आ रहे हैं बहुत ज्यादा, आगे भी ऐसे ही चलेंगे। ये देखिए अब क्रम में लगाने आ गए। निम्नलिखित आंदोलनों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। खेड़ा आंदोलन कब होता है? 1928 में। चंपारण 1917 में। खिलाफत 1920 में। नक्सलबाड़ी 1967 में। ठीक है, लगा लेना इनको कालक्रम में। फिर नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और मणिपुर पीपुल्स पार्टी जो है, इनके चुनाव चिन्ह के अंदर क्या चीजें कॉमन है, एक समान दिखाई देती है? तो साइकिल का निशान जो इनमें सब में कॉमन आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भाई, क्योंकि अभी भी चुनाव हुए हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन तो पूछेंगे ये लोग। और क्या पूछेंगे आपसे? पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुई थी, कौन सी पार्टी कब बनी है, और पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल क्या होते हैं, कितनी नेशनल पार्टी है, कितनी स्टेट पार्टी है, किस पार्टी को कब दर्जा मिला। आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है, कब बनी थी, कहाँ पे सरकार बनाई इन्होंने, और कहाँ कितना वोट प्रतिशत होता है, एक नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, एक क्षेत्रीय पार्टी
राज्य दल बनने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। याद रखिएगा, इस बार पेपर में बहुत ज्यादा चीजें आने वाली हैं। और भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ के जाइएगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन से रहे, लोकसभा चुनाव के बारे में पढ़ के जाइएगा, कितने लोकसभा चुनाव हुए हैं, कब कब हुए हैं, महिला रिप्रेजेंटेशन को पढ़ के जाइएगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कब कितना कैसे रहा है, वो सब कुछ आएगा आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, सही क्रम बताना है आपको। भारत में निम्नलिखित में सही क्रम क्या, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ऐसे होगा आंदोलन 1930, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे होगा आंदोलन जो है वो होता है आपका 1918। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930, संपूर्ण क्रांति ये आंदोलन 1976। बस इनको लगा लेना क्रम में जैसे भी है। ये है ये महिलाओं के समूह हैं और उनके स्थान ये कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, ये पेपर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमन, सहेली, स्त्री संगठन, विमोचन, कौन किसके साथ मैच करता है, इसको आप मिलान कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं क्या किसके साथ मैच करता है। तो फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमन जो है ये मुंबई में काम करता है, इसके बाद सहेली दिल्ली में काम करता है, और इसके बाद जो है स्त्री संगठन ये हैदराबाद में, और विमोचन बेंगलुरु के अंदर। ये आपको इस तरीके से एडजस्ट करनी है। इसके आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को उनकी स्थापना के अनुसार लगाना, क्षेत्रीय दल उनकी स्थापना के अनुसार आपको लगाने हैं। ठीक है, डीएमके कब बनता है, डीएमके बनता है 1949 में। ठीक है, और शिरोमणि अकाली दल कब बनता है, ये 1920 में बना हुआ है। बीजू जनता दल कब बनता है, 1970, सही 1998 के आसपास बनेंगे, 1972 तो नहीं होगा। टीडीपी थोड़ा 1980 के आसपास बनता है। तो इनको आप लगा लेना, एक बार इनको क्रॉस चेक करना। टीडीपी अभी नई जैसे अभी आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार भी बनी है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, और बीजू जनता दल उड़ीसा के अंदर अभी इलेक्शन हुआ है, नवीन पटनायक। ठीक है, तो नवीन पटनायक के फादर ने इसको बनाया था, तो नवीन पटनायक के फादर ने अगर बनाया है तो ये ज्यादा लंबा समय नहीं है। ये जनता दल सारे के सारे जो है जनता पार्टी से निकल करके बने हैं, और जनता पार्टी टूटती कब है, 1990 में टूटती है। तो इसका मतलब इनका ये है कि 1990 के बाद ये हैं। ठीक है, जनता दल, सेकुलर, ये सारे के सारे उधर से निकले हुए हैं। तो ये जनता पार्टी से निकले हुए दल जो हैं सारे के सारे 1990, 92, 95, 96 इनमें बनना शुरू होते हैं। टीडीपी थोड़ी पहले की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर दिए गए हैं, ये मजदूर संघ हैं, और इधर पार्टी, और ये किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। फिर लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है द्रविड़ मुनेत्र कगजम के साथ। और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एमएल का है ये, याद रखिएगा, सीपीएम सीपीआई का नहीं, एमएल का है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है, इसका संगठन है ये। इनको ऐसे मिला लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्न में से कौन सत्य नहीं है, आपको सामाजिक क्रिया समूह बताने हैं। ये सूक्ष्म क्रिया समूह हैं, ये शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, ये गरीबों और दलित वर्गों हेतु कार्य करते हैं, ये मानव, पशु और पर्यावरणीय सुरक्षा चिंता के लिए कार्य करते हैं। तो पहली चीज ये याद रखनी है कि ये ज्यादातर मानव, पशु और पर्यावरण के लिए काम करेंगे। छोटे समूह होते हैं, छोटी छोटी क्रियाएं करते रहते हैं, गरीबों के लिए और दलितों के लिए काम करते रहेंगे। शहरी अभिकरणों की तकनीक क्षमता, यानी कि आप कभी भी नहीं देखेंगे इनको कि ये किसी तकनीक को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं मिलेगा इनमें। ठीक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक क्रिया समूह है। इसके बाद जो है स्वातंत्रोत्तर भारत में, स्वतंत्रता पश्चात भारत में निम्नलिखित से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ, मतलब स्वतंत्रता के बाद कौन सा आंदोलन होता है। संथाल विद्रोह तो बहुत पहले हो चुका है, मुंडा विद्रोह हो चुका है, कोल विद्रोह हो चुका है, बोडो
बोडो जाति आंदोलन, तो हम इसे कहेंगे बोडो आंदोलन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, आपको ये याद करना बोडो आंदोलन किस राज्य में हुआ था। संथाल, मुंडा, कोल ये कब होते हैं, ये सारे के सारे भारत की आज़ादी से पहले के मूवमेंट है। संथाल, मुंडा, मुंडा जैसे 1998 1898 में मिलेगा आपको, संथाल उससे भी पहले मिलेगा आपको। ठीक है, कोल विद्रोह बाद का है, किसान आंदोलन की तरह है। भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था, भारत में पहला श्रमिक आंदोलन या श्रम आंदोलन कब हुआ था, 1875 में हुआ था। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के क्रम में लगाना है, पहले कौन सा बनता है उसके बाद कौन सा बनता है। हरियाणा कब बना था, 1966 में। तेलंगाना कब बनता है, 2014 में। उत्तराखंड कब बनता है, 2000 में। झारखंड कब बनता है, झारखंड भी लगभग इसी समय ही बना है। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं कि सबसे पहले हरियाणा 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे जो है उत्तराखंड बनता है, और 3 नंबर पे बनता है झारखंड, क्योंकि ये इनकी डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन एक ही समय के हैं, लगभग एक समय के हैं। और लास्ट में बनता है तेलंगाना। इस तरीके से आपको लगाने हैं, यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है। भारत की चुनावी राजनीति का अभी कौन सा लक्षण नहीं है, दिखाई नहीं देता। जो बहुदलीय प्रथा है भारतीय राजनीति में, बिल्कुल है। गठबंधन का निर्माण होता है भारतीय राजनीति में, बिल्कुल होता है। कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था है क्या अभी, ये नहीं है। मतदाताओं की चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, मतदाता अपनी चुनावी पसंद जो है वो बढ़ रही है उसकी, वो बिल्कुल बढ़ रही है। तो कौन सा नहीं है भाई, कांग्रेस का प्रभुत्व जो वो कब तक था, कांग्रेस का प्रभुत्व था 1990 तक। उसके बाद कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया एकदम से। ठीक है, तो प्रभुत्व तो वैसे अगर रजनी कोठारी की बात मानेंगे तो वो कहेगा कि कांग्रेस सिस्टम 1967 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है राज्यों में सरकारें टूटना शुरू होती हैं, तो वहीं पे खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इन्होंने कोशिश करते रहे और बनाई सरकारें, राज्यों में और केंद्र में दोनों जगह पे बनाई फिर भी। तो ये यहां तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चुनावी राजनीति में वाद विवाद के विषय हैं, कौन से विषय जो है वो वाद विवाद के चुनावी राजनीति। इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाद विवाद का विषय है, बिल्कुल है। ईवीएम के ऊपर सवाल हमेशा खड़े होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा, एक राष्ट्र एक चुनाव चल रही है ना बात, बिल्कुल चल रही। अभी इसके लिए कमेटी बैठा दी गई है, बैठाएंगे शायद कुछ दिन में। एक सदस्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की भी जो निर्वाचन आयोग है उसको एक सदस्य वाला होना चाहिए, क्या ये है, ये तो भारतीय राजनीति में कोई भी विवाद नहीं है इस तरीके का। स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना, कि भाई आपको अगर अपना स्थानीय चुनाव समझ रहे हैं मेरी बात को, लोकल बॉडीज का चुनाव पंचायतों में, कि जिसके 2 बच्चे होंगे वही इसको लड़ सकते, ज्यादा वाला नहीं लड़ पाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। भारत में श्रमिक आंदोलन किनसे दुष्प्रभावित होता है, भारत में श्रमिक आंदोलन किससे दुष्प्रभावित होता है। तो श्रमिक आंदोलन दुष्प्रभावित होता है, किन चीजों से प्रभावित होगा, तो आप देखते हैं, एक तो उनके पास सदस्यता कम रहती है, पैसा कम रहता है, बहुत सारे संघ बने हुए हैं, बहुत सारे संघ हैं इसलिए सदस्यता कम हो जाती है, बहुत सारे संघ हैं इसलिए पैसा भी कम हो जाता है। श्रम के विभिन्न वर्गों के लिए विभेदित संगठनात्मक संरचनाओं की उपस्थिति, नहीं ये नहीं है। 1 2 3 ये बातें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये दुष्प्रभावित करते हैं आंदोलनों को, आंदोलन को खराब करते हैं। मतलब संगठन 50 मिले, संगठनों की संख्या होगी 50, व्यक्ति मिलेंगे 100। ऐसे भी संगठन है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे संगठनों को मैंने तो देखा है इनको, वो करेंगे क्या कि भारत के अंदर एक संगठन बना रखा है, ठीक है, तो उस संगठन के अंदर सदस्य कम होंगे, लेकिन और कई बार ये भी होता है कि एक ही संगठन के लोग जो है अलग अलग संगठन बना लेते हैं, और उन्हीं लोगों में क्या होता है कि सदस्य सारे एक ही संगठन वाले जो हैं वो उस संगठन में भी सदस्य हैं, इसमें भी सदस्य हैं, तो सदस्यता कम रहती है उनकी। तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी नहीं आ रहा उनके पास, बहुत सारे संगठन हो गए हैं। ये बहुत बुरा परिणाम होता है, हमारे आंदोलन को कमजोर रहते हैं फिर ये देश के अंदर। उसके बाद आपके दे रखे हैं रचनाकार हैं और किताबें दे रखी हैं। देखिए, रविंदर रे, आशीष कुमार रॉय, कैरोल स्पेरी और संजय कुमार,
ये कुछ लोगों के नाम हैं, इनके सामने इनकी किताबें दी गई हैं, कौन सी किताब किसने लिखी। ये पेपर में आने की बहुत बड़ी संभावना है, इस बार आ सकती है ये किताबें, बीच में नहीं आई है। ये पहले आई थी 2020 में या 21 में आई थी शायद, 21 का जो पेपर हुआ था नवंबर 2021 में, उसके बाद नहीं आई ये किताबें। इसको एक बार देख लेना आराम से। देखिए रविंदर रे ने किताब लिखी थी द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, और आशीष कुमार रॉय ने लिखी थी द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्पेरी ने लिखी थी जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया, और संजय कुमार ने लिखी थी इंडियन यूथ एंड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। ये अच्छी किताबें हैं, ठीक है, इसलिए इनके बारे में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है आपका मजदूर संघों को उनके गठन के क्रम में आपको लगाना है। मजदूर संघ है वही आपको गठन के क्रम में खुद लगाना है, ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये आपको लगाने पड़ेंगे। आपको इनके ये भी देखने हैं, क्योंकि पहले भी आया ये क्वेश्चन, आपको ये भी देखना है कौन सा कब बनता है, इसके कालक्रम को तभी बता पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी सिंडिकेट समूह का सदस्य। कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट समूह हुआ करता था, उसका सदस्य कौन नहीं था। तो उसका सदस्य जो है हम देखेंगे कि एक कामराज नाम के व्यक्ति थे, वो तो सदस्य थे ही, मेरे हिसाब से वाई चौहान जो हैं वो इसके सदस्य नहीं रहे, चौहान जो हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। इसके तो भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कि भारत के अंदर जो है वो ये किसने प्रेजेंट किया था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अपनाया जाएगा। तो एक तो रजनी कोठारी जो हैं वो इसको अपनाते हैं, ठीक है, रजनी कोठारी का नाम इसमें सबसे आगे दिखाई देगा आपको कि रजनी कोठारी इसको अपनाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा मॉरिस जोन्स जो हैं वो भी इसे अपनाते हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, फ्रांसिस फ्रैंकल ये नहीं अपनाते हैं, ये अपनाते हैं इसको, ये दोनों ही अपनाते हैं, तो ये आंसर रह गया। नेक्स्ट जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है। गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है, किसने कहा है बताइए। मॉरिस जोन्स इनका नाम है, इनके बारे में याद होना चाहिए। मतलब आपकी क्लासेस आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, तो उसमें दे रखे इनके सबके नाम आपको मिलेंगे ये, लेकिन इनके बारे में ये कहें कि यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ये देखने मिल जाए कि थिंकर का पता होना चाहिए, कौन थिंकर किस कंटेक्स्ट में बात करता है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। नागरिक समाज संगठन, निम्नलिखित में से नागरिक समाज संगठन कौन सा है, ये आपको बताना है। यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन किसे हम कहते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, ये भी ठीक है, ठीक है। दूसरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये भी ठीक है। विज्ञान प्रसार, ये नहीं होगा, ये सिविल समाज नहीं है, सिविल सोसाइटी नहीं है। मजदूर किसान संघर्ष समिति, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1 to 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। देखो, लोकतंत्र को मजबूत कर दिया भूमंडलीकरण ने, ये बात तो नहीं लग रही, लेकिन भूमंडलीकरण ने भारतीय सोसाइटी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे होता है, चिपको आंदोलन कहाँ होता है, अप्पिको आंदोलन कहाँ होता है, चिल्का बचाओ आंदोलन, चिल्का झील कहाँ पे है, ओडिशा में है ना, तो यही होगा। नर्मदा नदी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो यहीं पे होगा। चिपको आंदोलन कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा। अप्पिको कर्नाटक में होगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना है। नेक्स्ट पे चलिए, राज्यों के गठन को उनके कालक्रम में लगाना। फिर से राज्यों के गठन आ गए, ठीक है। ये आपको खुद लगाने हैं, अब आपको खुद लगाने। जैसे ये 2014 आपको सबको पता है, गुजरात भी सबको पता है 1960 में बन गया था, ठीक है। ये 1987, और ये सिक्किम 1900, ये मैं छोड़ देता हूं यहाँ पे, आपको खुद देखना है तो 1970 का ही पार्ट, पता भी है 74 और 75 दोनों में से एक है, आपको खुद पता करना है कि वो 74 है या 75 है, ठीक है। देख लेना एक बार इसको ध्यान से, सिक्किम को। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृतिकरण शब्द, संस्कृताइजेशन किसने की गढ़ा ये शब्द, एम एन श्रीनिवासन का कंसेप्ट भी है संस्कृताइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए,
इनमें से किसने सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की बात की? जाति का राजनीतिकरण किसने कहा था? रजनी कोठारी ही एक व्यक्ति थे जिसने जाति के राजनीतिकरण को लेकर के बात की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं? लोकतांत्रिक राजनीति में 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक हैं। देखिए, अतुल कोहली, रुडोल्फ पार्था चैटर्जी, इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि 3 लोकतांत्रिक अभ्युदय के प्रवर्तक, इनमें से किसी को नहीं मानेंगे हम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित से कौन आदिमवाद का तत्व नहीं है? आदिम समय में क्या चीज नहीं थी? कौन सी चीज नहीं होती थी? क्या आदिम समाज में कुल होते थे? कुल तो होते थे। समुदाय होते थे? समुदाय भी होते थे। जाति होती थी? जाति भी होती थी। वर्ग होते थे? वर्ग भी होते थे। फिर कौन सा नहीं है? देखो, जाति आदिम समाज में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आदिमवाद का तत्व तो जाति नहीं है, बाकी सब चीजें आपको, वर्ग भी मिलेगा वहां पे, क्लास होंगी, समुदाय होंगे, कम्युनिटीज होंगी, कुल होंगे, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हरित प्रदेश। हरित प्रदेश की मांग कौन से राज्य में चल रही है? तो कौन से राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो वो इसकी डिमांड कर रहा है। सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतांत्रिकरण की लहर में भारत को कहां पे रखा गया? कौन सी स्थिति में रखा गया? आपको पता है लोकतांत्रिकरण की लहर, 3 लहर बताता है ये, फिर उनकी रिवर्स लहर बताता है। तो लोकतांत्रिकरण की 3 लहर बताई है सैमुअल पी हंटिंगटन ने, उसमें से आपको ये बताना है कि भारत कौन सी कैटेगरी में आता है। भारत के बारे में इसने पूछा कि भारत कौन सी कैटेगरी में आता है, तो भारत को इसने सेकंड लहर में रखा है, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडेज से असंगत, हॉलीडेज से जुड़ा हुआ नहीं है? ये बताना है आपको, ठीक है? तो अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है, बताना है। यह है योजना अवकाश पहली 3 वर्षीय योजना में विफलता के कारण आरंभ हुआ। योजना अवकाश कब शुरू होता है? तो वो शुरू होता है पहली 3 वर्षीय, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो हमारी फेल हुई, उनके कारण आरंभ हुआ। और योजना अवकाश का मतलब था 1-1 साल के लिए प्लान तैयार करना, 1-1 साल के, ठीक है? लघु आकस्मिक योजनाएं तो ये थी ही, 1966 से 1969 तक चलाई गई थी। युद्ध युद्ध हो रही थी उस समय पे, 62 में युद्ध हुआ, 66 में युद्ध हुआ, 68 में फिर चाइना के साथ झड़प हो गई। तो युद्ध, मुद्रास्फीति बहुत कमजोर थी और सूखा पड़ गया था देश के अंदर इन योजनाओं के कारण जो, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या क्या चीजें अपनाई थी फिर उसके बाद में कि भाई देखो, इंदिरा गांधी बहुत रियलिस्टिक वे में चली। पहला काम तो उन्होंने किया कि हम हरित क्रांति करते हैं 1967 में, ठीक है? हरित क्रांति की गई, सूखा पड़े या ना पड़े, भूखा नहीं रहेगा देश। तो 1977, 10 साल के अंदर हमने सब कुछ रिकवर कर लिया, कोई भूखा, मतलब भारत के पास अनाज के भंडार हो गए। दूसरी बात फिर यहाँ पे 1969 में कि हमारे पास मुद्रास्फीति दिक्कत में थी, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि सरकार खुद संभालेगी। युद्ध की ये था कि भी युद्ध बार बार हो रहे हैं, तो 71 में फिर युद्ध हो गया, तो इन्होंने सोचा कि युद्ध हो ही रहे हैं तो क्यों ना हम परमाणु बना ले। 1974 में परमाणु बना लिया गया। उसके बाद हम ना तो युद्ध कर पा रहे हैं, हमारे साथ कोई इतना युद्ध नहीं हो पाता है, ना इतनी इकोनॉमी डाउन जाती है, ना सूखा पड़ता है, नहरों का निर्माण हो रहा है, हरित क्रांति हुई, उसमें बहुत कुछ दिया गया देश को, ठीक है? तो ये सब चीजें ठीक रही फिर उसके बाद। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है लेखक हैं और उनकी किताबों के नाम है। ग्रैनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, एमवी पायली और आइवर जेनिंग्स, ये आपको बताने हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, और मॉरिस जोन्स की द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया ऑफ इंडियन, इंडिया ऑफ इंडियन। और एमवी पायली जो है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया, और आइवर जेनिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सेम यही किताबें पूछी जाती, ये 15-20 किताबें हैं इसके अंदर, वही याद करनी है। इसके बाद ABCD किस चीज से संबंधित? तो राज्यों के निर्माण से संबंधित है भाई, राज्यों का जो निर्माण किया गया वो उससे संबंधित है।
जब भारत आजाद हुआ तो हमने एक 4 कैटेगरी बनाई थी ABCD के नाम से, और उसमें हमने राज्यों को रखा था कि ये A कैटेगरी राज्य हैं, ये B कैटेगरी, ये C कैटेगरी, ये D कैटेगरी राज्य हैं। ठीक है, इस तरीके से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के प्रवेश को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है कि कौन से राजनीतिक दल जो हैं कब भारतीय राजनीति में आते हैं। सारे के सारे खुद आपको देखने हैं, खुद आप याद करेंगे कौन सी पार्टी कब बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का भारत के अंदर कितने दल होते हैं? भारत के अंदर 2 ही तरीके के दल होते हैं। मतलब कि एक तो नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी, राज्य दल, और एक पंजीकृत पार्टियां भी होती हैं हमारे देश में। पंजीकृत पार्टियां जिनको सिंबल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको सिंबल मिल जाते हैं, सिंबल के ऊपर होल्ड हो जाता है इनका। लेकिन भारत में कहीं पर भी आपको जो है क्षेत्रीय दल की बात नहीं मिलेगी कि ये क्षेत्रीय दल है। कहने में क्षेत्रीय होते हैं वो, लेकिन भारत का संविधान जो मान्यता देता, भारत का जो चुनाव आयोग जो मान्यता देता, भारत का कानून जो मान्यता देता है, वो कहता है कि या तो नेशनल पार्टी होगी या राज्य की पार्टी होगी। ठीक है, बस यही रहेंगी, कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। वैसे अपने आप को क्षेत्रीय कह सकते हैं कि हम इस क्षेत्र के दल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनती है? तो वही केरल था, 1957 में पहली सरकार बनती है वहां पे। इसके बाद जो है, लेकिन उसको गिरा दिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। क्या बात ठीक है? बिल्कुल, संघवाद का सार जो वो संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं होता है, वो समाज में ही होता है कि समाज के अंदर पावर डिवीजन है या नहीं है, समाज के अंदर एक्सेप्टेंस है या नहीं है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग है या नहीं है। ये समाज में ही देखने को मिलता है। आप कानून बना देंगे, संविधान बना देंगे, कोई इंस्टीट्यूशन बना देंगे, उससे नहीं पता चलेगा। इससे ज्यादा पता चलेगा कि समाज में है या नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका कारण दिया है, क्यों है? कारण ये दिया है क्योंकि गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। ये तो कारण ठीक नहीं है भाई। कारण तो देखो, बात तो ये ठीक है, गठबंधन सरकारें जो डाइवर्स सोसाइटी होती है उसमें सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप होती है। भाई भारत है, जैसे 28 राज्य हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर आप देखेंगे कि 8 राज्य, 28 राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, तो वहां पे हर व्यक्ति की अलग अलग डिमांड भी होंगी। तो इसलिए वहां पे गठबंधन सरकार बिल्कुल उपयुक्त है कि सबकी बात उठ सके। लेकिन समाज के साथ इसका जोड़ कर पाना कि भी संघवाद के साथ हम इसको जोड़ पाए, ये ठीक नहीं है। तो बात दोनों ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। 2 सूचियां मिलाई गई हैं, सूची 1 में प्रधानमंत्री, सूची 2 में सरकार दी गई है। तो आपको बताना है कौन सी सरकार किसके साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन को देख लेते हैं सबसे पहले। अटल बिहारी वाजपेयी किसके साथ थे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मनमोहन जी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, UPA। ठीक है, और राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा, इनको भी मिलाइए, ये कहां पे जाकर के जुड़ेंगे? तो चंद्रशेखर जी जो हैं वो राष्ट्रीय मोर्चा के साथ थे, और देवगौड़ा जी जो हैं वो संयुक्त मोर्चा के साथ थे। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएंगे। और अभी जो आज के समय पे जो चीजें दिख रही हैं, मतलब देखो, ये सरकारें बनी थी इस समय पे, ठीक है, इनका काम था। चंद्रशेखर की जो सरकार बनी थी वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, देवगौड़ा की जो सरकार बनी वो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी जो NDA की सरकार थी, मनमोहन की सरकार बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात थी। अब आपसे इंडिया गठबंधन बना है नया, उसके बारे में पूछा जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नाम से बनता है, ठीक है, MVA। तो वो आपको ध्यान रख लेना है, वो भी पता किया जा सकता है। इसके बाद आपके सामने ये दिए गए माइरन वीनर, रजनी कोठारी, सुहास पाल सीकर। देखो, रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम की बात की है, कांग्रेस सिस्टम होता है, और माइरन वीनर ने भारतीय विडंबना का कॉन्सेप्ट दिया है। और इसके बाद सुहास पाल सीकर का नाम नहीं दे रहा, तृतीय लोकतंत्रीकरण की लहर
योगेंद्र यादव का नाम सुना है? ये उनका कॉन्सेप्ट है, योगेंद्र यादव का, तृतीय लोकतांत्रिकरण की लहर। और ये क्या नाम है, सुहास पलसीकर। अब चल रहा है ना देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत का मामला, तो उसको एक अलग नाम दिया गया था, गैर कांग्रेसी राज व्यवस्था। गैर कांग्रेसी राज व्यवस्था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, जनता दल के समय पे ये बातें आती हैं, गैर कांग्रेसी राज व्यवस्था। तो उनका गैर कांग्रेसी राज व्यवस्था इसके नीचे लिख लेना और इसके सामने योगेंद्र यादव लिख लेना, ऐसे आएंगे। ये पूछे गए हैं आपके सामने, एक समय पे विचार और अवधारणा दी गई है और संबंध व्यक्ति दी गई है कि किन लोगों ने ये विचार दिया है। ठीक है, आपको ये विचार बताना है। तो यहाँ पे जैसे मृदु राज्य की जो बात की गई है, ये गुन्नर मिर्डल नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने ये बात की थी। और अभाव की राजनीति, ये मायरन विनर जी हैं। और इसके बाद जैसे शासन का संकट, अतुल कोहली के साथ जुड़ता है। विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत के मित्र के साथ जुड़ता है। ये ऐसे ही याद करना। देखो कितनी सारी स्टेटमेंट मिलान करनी आ रही है, पूरा पेपर मिलान पे ही टिका हुआ है, पूरा का पूरा पेपर। नेक्स्ट आपके सामने दी गई ग्रेट इलेक्शन, ग्रेट इंडियन इलेक्शन और BS राव। क्या दे, सूची 1 में पुस्तकें दी हैं, दूसरा लेखक दिए हैं। तो पहले किताबें और फिर राइटर। कैसे देखेंगे? ए दिया हुआ है द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये किताबें हैं। आपको ये किताबों के सामने ये राइटर दिए हुए हैं, इन राइटर के साथ इसको मिलाइए। चलो मिलाते हैं इसको। तो इंडियन इलेक्शन के बारे में, ग्रेट इंडियन इलेक्शन है SY कुरैशी, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी BS राव, और वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, ये ग्रैनविल ऑस्टिन, और ये पॉल आर ब्रास, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रास। ठीक है, इस तरीके से मिल गई है। नेक्स्ट फिर से आपके सामने मिलान करना आ गया एक और क्वेश्चन। तेभगा आंदोलन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आता है आपका केरल में, ठीक है। और चिल्का बचाओ आंदोलन आता है आपका ओडिशा में। और वनवासी तेभगा आंदोलन आता है पश्चिम बंगाल में। वनवासी आंदोलन आता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मिला लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए। 54, पॉल आर ब्रास, उनकी पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया, कि भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए क्या चीज जो है वो दिक्कत में है। उत्तर पूर्व दिक्कत में है, पंजाब दिक्कत में है, कश्मीर दिक्कत में है, जातिवाद दिक्कत में, क्या बड़ी दिक्कत है भारत के लिए? तो ये कहते हैं कि भारत के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बनती है पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर। क्योंकि ये अलगाववादी आंदोलन इनके अंदर है। जातिवाद कोई अलगाववादी आंदोलन थोड़ी है, ये तो सामाजिक आंदोलन है। ये अलगाववादी है, अलग होने की बात करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ट प्रिटचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। लॉन्ट प्रिटचेट क्यों कहते हैं, इस बारे में पूछते हैं उनसे, क्यों कहते हैं। भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम का चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा, ये उपलब्ध नहीं करवा पाता। तो ये कहता है कि इसीलिए जो है भारत जो है एक असफल होता राज्य है। क्या हम इसकी बात पे यकीन कर लें, मान लें इनकी बात को? बात बिल्कुल लॉजिक से कही गई है कि भारत असफल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बड़े प्रोग्राम तो उठाता है, सापेक्ष कार्यकुशलता के साथ काम करता है, हाथ में ले लेता है, जैसे परमाणु हथियार बनाएगा, मौद्रिक नीति बनाएगा, विनियमन डिसाइड करेगा, ठीक है। और जबकि जो छोटे मोटे काम है, बुनियादी काम जो है, उनमें संघर्ष कर रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रोजगार ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, ये तो कर नहीं पा रहा, लेकिन ये करने के लिए तैयार है दूसरे।
तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं और कारण भी सही दे रखा है इसका। आगे देखा, यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। ये कथन किसका है? किसने लिखा इस बारे में? एक व्यक्ति थे बिपिन चंद्रा, वो लिखते हैं इस बारे में। इसके बाद आपका बताना है कि वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ। असम समझौता कब होता है? 1986 में। देख लीजिएगा। नहीं, 86 तो शायद 85 में हुआ था इनका समझौता। 85 में हुआ था। असम के साथ हमने समझौता 85 में किया है। और मिजोरम के साथ समझौता कब होता है? ये मिजोरम समझौता 1986 का है। पंजाब के साथ होता है 1988 में, और त्रिपुरा के साथ होता है 1984 में। ये 85 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दबाव समूहों के प्रकार हैं और दबाव समूह के नाम हैं। कौन से दबाव समूह हैं और उनके नाम बताने हैं आपको। पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित, पारंपरिक सामाजिक संरचना पे आधारित कौन से दबाव समूह हैं? श्रमिक हितों की बात करते हैं, संस्थागत हित पर आधारित है, व्यवसायिक हित पर आधारित है। तो व्यवसायिक हित पर तो आएंगे एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। और श्रमिक हितों पे आएंगे हिंद मजदूर परिषद। संस्थागत तौर पे आपके आएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। और नायर सर्विस सोसाइटी जो है ये पारंपरिक सामाजिक संरचना आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे मुख्य समस्या क्या क्या हो सकती हैं? तो निर्धनता, निरक्षरता, मजदूर संघ हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते। ये राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग करते हैं, इसको तोड़ने की बात नहीं करते। हाँ, भारत के लिए गरीबी हो सकती है, यानी कि निर्धन व्यक्ति, और इलिटरेट निरक्षर व्यक्ति, अनपढ़ता। भ्रष्टाचार भारत के लिए खतरा हो सकता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल खतरा नहीं है, आतंकवाद भारत के लिए खतरा हो सकता है। तो 1 2 4 6 ये वाले सब कुछ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य कौन कौन है और कौन कौन नहीं है? देखो, लोतिका सरकार तो थी, नीरा डोगर भी थी, और सुशील नायर, नहीं ये नहीं थी भाई, वीणा मजूमदार थी, ये नहीं थी, सुशील नायर नहीं थी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनको सुमेलित नहीं है, कौन सा आपस में नहीं मिलता है? तो बताइए एक बार, रोलिंग प्लान कौन लेकर आता है? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार लाती है क्या? नहीं, रोलिंग प्लान तो जनता दल लेकर आता है, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस का है ये। संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग एनडीए सरकार 1 लेकर आई थी, एनडीए की जो सरकार बनी थी उसने ये लेकर आई थी 2002 में, ठीक है। संविधान की पुनरीक्षण करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यूपीए 1 लेकर आई थी, सब जानते हैं, 2005 में आ गया था, 2009 में इसको अच्छे से लागू किया गया, कंप्लीट महात्मा गांधी रोजगार बना दिया गया। याद कर लेना भाई, प्रश्न आएंगे यहीं से, आरटीआई वगैरह से। आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। आदि अम्बेडकर तो सब जानते हैं पंजाब से है। आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन पंजाब राज्य है। नेक्स्ट चलिए, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी एमिड प्लेंटेड इन द न्यू इंडिया। कौन कौन है इनके लेखक बताने हैं हमें। तो मायरन वीनर की जो किताब है द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये इसके साथ जुड़ेगा। और इसके बाद जो है द हिंदू नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिस्टोफर जेफर लो, इसके ऊपर बहुत स्टडी करते हैं आजकल, इनकी एक नई किताब और बहुत चर्चा में चल रही है। इसके बाद है आपका द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रणव वर्धन का नाम आता है। और पॉवर्टी एंड
प्लेंटी इन द न्यू इंडिया, ये अतुल कोहली का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन जो है, धर्मशाला पूंजीवाद किसने कहा भारतीय पूंजीवाद को? राजकृष्णन, क्या नाम लेंगे? किसने किया है? राजकृष्णन ने ही किया है धर्मशाला पूंजीवाद के नाम से। नेक्स्ट जो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी ने ही दिया था। थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी योगेंद्र यादव ने दिया था। पोलर ब्रास डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये डाउटफुल है, आपको लग रहा है? नहीं, ये ठीक लग रहा है मुझे। जेम्स मेंदर ने पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी, ये गलत है। पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी ये गलत है। नेक्स्ट चलिए, ये फिर लेखक दे दिए, फिर इनकी किताबें दे दी। कितना सारा इसके अंदर मटेरियल है, कितनी सारी किताबें इसके अंदर हैं, और आप ये नहीं पता कर पाएंगे किताबें हैं या नहीं, यहीं से पता चलेंगे। ये प्रीवियस ईयर यहाँ पे कर लीजिए, जो मैं करवा रहा हूँ आपके 2004 से लेकर के अब तक जो हुए वही तो किताबें बदलेंगी थोड़ी, किताबें थोड़ी बदलेंगे, राइटर थोड़ी बदलेंगे। नई किताबें आएंगी तो वो देखेंगे, नई किताबें एकदम से पूछता नहीं है कोई, पहले वो फेमस होती है फिर वो पूछते हैं, तो अभी कोई फेमस हुई नहीं है ऐसी जो पूछी जा सके। ठीक है, R.M. जेनकिंस, मायरन वीनर, क्रिस्टोफर जेफर लो, पॉल आर ब्रास, ढूंढ लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल आराम से किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम मिला करके देख लेते हैं। तो R.M. जेनकिंस जो है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है, ये मायरन वीनर की किताब है, ये मुझे याद है सही से। ठीक है, पहले इसी को मिला देते हैं। और इसके बाद जो है लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, ये पोल आर ब्रास की किताब है। ठीक है, और रीजनल रिफ्लेक्शन कंपेयरिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडिया स्टेट, ये जेनकिंस की है। और इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, ये जेफर लो की है। इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन के नाम से, द राइज ऑफ द लो कास्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ये किसकी है? क्रिस्टोफर जेफर लो की। नेक्स्ट चलिए, कारण अजरसन रीजन का है। प्रथम 3 आम चुनाव के परिणामों से, पहले तीन आम चुनाव कौन से थे? 1951 का, 1956 का, 1961 का। प्रथम 3 आम चुनाव के परिणामों से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ, जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। एक दलीय मॉडल हुआ, ठीक है, लेकिन एक दलीय प्रणाली से अलग है। दूसरी बात, क्योंकि 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एकनिष्ठ नियंत्रण रहा, एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहा, बिल्कुल रहा। ये सही बात है, एक दलीय प्रणाली का था और उन्हीं का कंट्रोल रहा, तो बात दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को नरजातीय तथा संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? क्षेत्रीय आंदोलन को कौन करता है? तो एक व्यक्ति थे मॉयरन वीनर, भारत में, ये बाहर के हैं, वैसे काम बहुत अच्छा किया उन्होंने यहाँ रहे। छात्र संगठन है, कौन सी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं? तो एबीवीपी, बीजेपी के साथ। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, तो ये सीपीआई के साथ है। और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई, सीपीआई के सॉरी, अरे यार गलत लगा दिया, कांग्रेस का संगठन है। ठीक है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई, सीपीआईएम के साथ है। ठीक है, तो ये संगठन इस तरीके से जुड़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, 69 हो गया, 70 पे चलते हैं। टाइम तो लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन करेंगे, सबको करेंगे, 115 के 15 क्वेश्चन पूरे करेंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा तेज चल पड़ेंगे। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर। सूचना का अधिकार आंदोलन, अरुणा रॉय। तेलंगाना आंदोलन, के चंद्रशेखर राव। जोड़ लीजिएगा इनको आराम से। नेक्स्ट चलिए, नॉर्मन डी पामर, ग्रैनविल ऑस्टिन, मायरन वीनर, अतुल कोहली, तो ये किताबें दी गई हैं। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज, अतुल कोहली की किताब है, देख लीजिएगा, बार ध्यान से एक बार देख लीजिए। और ग्रैनविल ऑस्टिन की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ये इनकी किताब है। ठीक है, और इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट द साउथ एशियन एक्सपीरियंस, ये पामर की किताब है। और इसके बाद मायरन विनर, पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी, मायरन विनर की किताब है। ठीक है, तो इसको याद करना है, ऐसी किताबों के नाम याद हो जाने चाहिए। कुछ गलत युगम
गलत युग्म पहचानना है आपको। गुजरात के अंदर राज्यों की मांग की गई है, गलत युग्म पहचानिए कि राज्य का नाम और नए राज्य की मांग कहां पे उफन रही है। सौराष्ट्र राज्य की मांग कहां पे चल रही है गुजरात के अंदर, गोरखालैंड की कहां पे चल रही है, अरे यार ये तो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये गलत है। और मध्य मरु प्रदेश की बात कहां पे चल रही है, राजस्थान में, यानी कि मरुस्थल प्रदेश। विदर्भ की डिमांड चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। ये नए राज्य बनाने पड़ेंगे भारत को, कभी ना कभी ये बनेंगे, याद रखिएगा बनेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 4 राज्यों की डिमांड चल रही है कुल मिलाकर के, ठीक है। उत्तरांचल की बात हो रही है, जैसे सीमांचल की बात हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, हरित प्रदेश जिसे आप नाम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किसका परिणाम रहा है। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन किसका परिणाम रहा है, ये बताना है आपको। तो जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है उन्होंने कहा है कि राज्यों का अध्ययन होना चाहिए, राज्य की राजनीति का अध्ययन होना चाहिए, और ये ऑटोनमस तौर पे होना चाहिए, किसी के साथ जोड़ के नहीं, ऑटोनमस तौर पे होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी। सब जानते हैं केरल में आई थी, सबको पता है, केरल में 1957 में। इसके बाद जो है भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के उपागम, कि भारतीय राजनीति को अध्ययन करने के कौन कौन से उपागम है, और पुस्तक और लेखक के नाम, कौन सी पुस्तक में कौन सा अप्रोच अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल, लीगल और राजनीतिक और सामाजिक उपागम, पॉलिटिकल एंड सोशल अप्रोच। तो आप इसको जब देखेंगे तो ये बनेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मॉरिस जोन्स की किताब है, ठीक है। तो मॉरिस जोन्स जो वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का यूज करते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, वीपी मेनन की किताब है, ये इसके लिए जो है एक का यूज करते हैं। ठीक कर रहा हूं क्या मैं, हाँ ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। इसके बाद द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की किताब है, ये पॉलिटिकल एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड सोशल इसका यूज करते हैं। हाँ, और फिर इसके साथ जो है लीगल अप्रोच का यूज करते हैं। एलन ग्लेडहिल, द रिपब्लिक ऑफ इंडियन, इसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट चलिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन किसका मूवमेंट था, अन्ना हजारे का। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर का। राइट्स टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, अरुणा रॉय, राजस्थान के अंदर 1987। भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत, ये इनके आंदोलन, इनकी यूनियन है, इनके काम है। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह टिकैत राकेश टिकैत के फादर रहे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया। सामाजिक आंदोलन जो वो गैर पार्टी राजनीति है, ये किसने कहा है, तो ये रजनी कोठारी जो वो बात बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, इनको कालक्रम में लगाना है, नक्सली आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, ये आपको खुद देखने हैं, आप खुद चेक करेंगे इनको कौन सा कब कहां पे कैसे हुआ, कई बार जिक्र हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया, कि पॉलिटिकल एंगल से भारत जो है, भारत का जो समाज है वो अनार्किस्ट सोसाइटी है, ये किसने कहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं रजनी कोठारी ही। रजनी कोठारी ही इसके बारे में ज्यादा, रजनी कोठारी हर बार एक क्वेश्चन लेकर के उड़ाते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालक्रम में लगाना है, ये आपको खुद लगाने पड़ेंगे। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन जो 1964 में, ठीक है, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, ठीक है, और गुजरात नवनिर्माण आंदोलन 1960 में।
ये 1959 कर लेना इसको, गुजरात नवनिर्माण को, ठीक है, और ये 1960 में। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकती है। ये 1964 में होता है इनका विभाजन, ये बात तो ठीक है, सीपीएम बन जाता है। जनता दल 1977 में बनता है, ठीक है। और ये 1960 में बनता है महाराष्ट्र। और फिर ये शायद थोड़ा सा लेट होता है, ये 59 नहीं है, इसको हटा लेना, इसको चेक करना है आपको कब हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रभुत्व जाति का विचार किसने दिया? तो एम एन श्रीनिवासन ने दिया था। एम एन श्रीनिवासन जो है वो प्रभुत्व जाति की बात करते हैं। इसके बाद जो है संघात्मक व्यवस्थापन का लक्ष्य एकता और राजनीतिक संस्कृतियों तथा पहचानों की विविधता के साथ स्वतंत्रता का प्रभावशाली सामूहिक कार्यवाही के साथ सामंजस्य करना है। भारत ने राष्ट्र निर्माण के बहुलवादी प्रारूप को चुना। देखो भाई, बातें दोनों सही हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक ही है, तो हम मान लेते हैं इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन। जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सार थी, जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार के से जीवन जीते थे। ये बात बिल्कुल ओके है, ठीक मानेंगे इसको हम। दूसरी बात, इसका कारण दिया क्योंकि जाति प्रणाली अपने सामाजिक संरचना मान के धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाति समाज में हर रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार प्रदान करती है। बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये आंसर ये होगा। नेक्स्ट है भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? राज्यों की राजनीति के बारे में किसने बात की थी सबसे पहले? तो माइरन वीनर करते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया इनकी किताब भी, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया माइरन वीनर की किताब भी है। कार्यक्रम जन्मभूमि किस राज्य से संबंधित है? जन्मभूमि कार्यक्रम किस राज्य में अपनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र से ही धर्म गायब हो गया है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बात बिल्कुल सही है। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्योंकि धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है। मतलब कि अनिवार्य तौर पे सबसे अच्छा तरीका धर्म नहीं है, ये बात भी नहीं है, और सिर्फ एक धर्म है ये बात भी नहीं है। जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं, ठीक है, कि अपने संबंधों को समझते हैं, वो एक ही तरीका है। अनिवार्य वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए धर्म का अनिवार्य अर्थ ये नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं, ठीक है, मतलब कि इसीलिए जो हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि लोग धर्म विरोधी बन गए। तो दोनों बातें सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक आ रही है। इसके बाद दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके साथ पूछा गया है कि 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में वृहद उथल पुथल का काल था। बिल्कुल ठीक बात है। इंदिरा जी की डेथ हो गई थी 1980 के दशक में, और उसी समय पे जो है कांग्रेस को 414 सीटें भी आई थी, और उसी समय पे जो हमने दल बदल कानून भी लागू किया था। उसी समय पे जो है फिर अगले ही इलेक्शन में जो है राजीव गांधी इलेक्शन हार गए थे। तो बहुत बड़ा उथल पुथल का साल था, दशक, ठीक है, काल था। में बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई। बिल्कुल, जनता दल पार्टी जो है वो टूट गई, तो उससे बहुत नई नई पार्टियां उभर करके आती हैं फिर, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई थी तथा अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई थी। ये कह रहा है कि भाई वो जो पार्टियां क्यों टूटी, क्योंकि वो जो है वो नेशनल पार्टीज के लिए जो काम कर रही थी, ठीक है, और पार्टियों के उनके ऊपर आश्रित हो गई थी। राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई थी राष्ट्रीय पार्टियां, ठीक है। तो इसलिए ये कह सकते उथल पुथल का काल था, ठीक है। तो नई नई घटनाएं घट रही थी, नई नई पार्टियां बन रही थी, छोटी छोटी पार्टियां, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी ठीक है और बात भी दोनों ठीक है। जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सही कालक्रम में लगाने हैं। आपको देखना है कौन सा इनमें से सही लगा हुआ है। तो बता ही देता हूं। इसमें से जैसे सबसे पहले शेख अब्दुल्ला बनेंगे, फिर एक नाम था बक्सी गुलाम, बक्सी गुलाम ये रहे, तो सेकंड नंबर पे बक्सी गुलाम आएंगे। और उसके बाद शमशुद्दीन नाम है क्या यहाँ पे,
ये रहा शमसुद्दीन, ये शमसुद्दीन भी आएंगे, कौन से ऑप्शन में मिलेगा भी। ये रहा जैसे बख्शी गुलाम, शमसुद्दीन और जीएम सादिक, जीएम सादिक ये रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। इसके बाद जो पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया, तो किसने लिखी है ये किताब? जोया हसन नाम की एक राइटर रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जोया हसन, उन्होंने लिखा इसके बारे में ये किताब। किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा है जो किसान आंदोलन नहीं है? खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था, तेलंगाना आंदोलन भी था, तेभगा आंदोलन भी था। तबलीगी आंदोलन जो है ये एक धार्मिक आंदोलन है, ठीक है। इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है भाई क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेना। खेड़ा आंदोलन तो किसानों का था ही, तेलंगाना आंदोलन भी था, और तेभागा आंदोलन भी किसानों का ही आंदोलन है। तबलीगी जमात आंदोलन किसानों का नहीं है। इसको एक बार चेक कर लेना, क्या तबलीगी है या तेभगा। तेभगा भी किसानों का ही है, तबलीगी को एक बार चेक करना किसका आंदोलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अभी 10 मिनट और लगेंगे आपको पूरा होने में। सेल्डर ओलिवर, लेपावस्की अल्बर्ट, अशोक चंदा, फाइनर एस ई कूट, इनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। किताबों के नाम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये सेल्डर ओलिवर की है, याद रखिएगा इस किताब को, ठीक है। और इसके बाद लोपवस्की अल्बर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और अशोक चंदा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और फाइनर एस ई कूट, फाइनर एस ई जो ये कूट भी यहाँ पे आ गया, यहाँ से कॉपी करके आ गया, ए पावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी किताब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है? बेनेडिक्ट एंडरसन नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। 1983 में इनकी एक किताब भी आती है, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, ये याद रखिए, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब है, 1983 में आती है, ठीक है। भारत के बारे में बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीयता के लिए क्या कहा इन्होंने, ठीक है। तो क्या कहेंगे भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में, इसको देख लो एक बार। तो ये कहते हैं भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में कि एक कल्पित समुदाय है, ठीक है, कल्पित समुदाय इन्होंने इसको कहा। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? ये किसने कहा था? राजीव भार्गव। राजीव भार्गव के नाम आपने सुना होगा। राजीव भार्गव का दिल्ली जेएनयू में थे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है इन्होंने पहले, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। इसके बाद जो हैं आई के गुजराल हैं, वाजपेयी हैं, एस टी देवगौड़ा हैं और चंद्रशेखर हैं। ये सरकारें बनाई है, प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल बताया है। ये सारे वो प्रधानमंत्रियों नाम बताया जिनका कार्यकाल बहुत थोड़ा थोड़ा रहा है। तो आई के गुजराल का काम जो है वो रहा था 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। और इसके बाद जो है वाजपेयी का काल रहा था 13 दिन का, 16 मई से 1 जून तक 1996 में। एच डी देवगौड़ा का काल रहा था ये 1 जून 1996 से 20 अप्रैल 1997 तक। और चंद्रशेखर 10 अप्रैल 1990 से 21 जून 1991 तक। तो ये कार्यकाल रहे हैं, इनको याद रखिएगा। 94 हो गया। 95 पे चलते हैं। क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबंध है। निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृति और पहचानों में है। क्या बात की है इन्होंने? इसने कहा है कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संभव है कि क्षेत्रीय दल जो रीजनल पार्टीज हैं उनका उदय होना और सशक्तिकरण ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात ठीक है। दूसरी बात क्यों ठीक है? क्योंकि निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ जो है वो संस्कृतियों की पहचानों के साथ जुड़ी हुई है। ये बात बिल्कुल ओके कर सकते हैं हम, और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिए, रोजेज इन दिसंबर ये किसकी जीवनी है? रोजेज इन दिसंबर तो मोहम्मद करीम छागला एक व्यक्ति थे, उनकी है, मोहम्मद करीम छागला। निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट ये किताब किसकी है? 97। तो एंथनी पेन की ये किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया? बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद
किसने कहा है भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद? रामचंद्र अ, नहीं नहीं नहीं, बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद एंथनी डी स्मिथ व्यक्ति हैं। एंथनी स्मिथ व्यक्ति जो है, इन्होंने कहा, एंथनी डी स्मिथ। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया आफ्टर गांधी किताब सब बताते हैं रामचंद्र गुहा। इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, ये बहुत शानदार किताब है। इंडिया बिफोर गांधी में बताया कि भारत 1915 में जब गांधी आता उससे पहले कैसे था, 1915 में गांधी आ गया उसके बाद कैसे था, और इंडिया आफ्टर नेहरू, ये भी तो इन्हीं की है, रामचंद्र गुहा की, ये भी पढ़ना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ, 1926 में काम करना शुरू किया? अखिल राष्ट्रीय महिला परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट, डेमोक्रेटिक डेवलप्ड स्टेट, किसने बोला है ऐसा? जेम्स मैनर, जेम्स मैनर इनका नाम आता है। बहुत कम ही चीजें हैं, इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं है, किताबों के नाम बहुत ज्यादा है, मिलान करने में बहुत ज्यादा है, पर वो सारे याद हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज याद हो, संगठन याद हो, मजदूर संगठन कब हुए, कैसे हुए, राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, किस आदमी ने कौन सी किताब लिखी है, ये अगर याद रहे तो फिर अपने आराम से आप, ज्यादा नहीं कह रहा इसी पोर्शन में जो है गवर्नेंस वाले पोर्शन में आप 10 के 10 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हाँ 102 पे, निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलियन म्यूनिटीज के रूप में किया है? भारत का 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलियन म्यूनिटीज इसके रूप में किसने किया था? तो वीएस नायपॉल नाम के व्यक्ति हैं, वीएस नायपॉल, इन्होंने ये बात की थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्ति राज्य, देखो एक व्यक्ति ने तो पहले क्या बोला, लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य, जेम्स मैनर ने। अब एक व्यक्ति बोल रहा है निर्मल शक्तिशाली, निर्बल मतलब कि कमजोर शक्तिशाली राज्य है, ये बात अब कौन बोल रहा है? लॉयड और सुजैन रुडोल्फ, ये भारत में रहते थे राजस्थान के अंदर, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली है। नेक्स्ट है, फिर से किताबें दी गई हैं और लेखकों के नाम दिए गए, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ये आपको बताने हैं। ये फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसको देखो, ये आएगा आपका जैसे पार्था चैटर्जी, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, इनकी किताब है। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज जो है ये पोमेल सरमर स्मिथ की है। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये टीवी सत्यामूर्ति, और थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म एंथनी डी स्मिथ, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म एंथनी डी स्मिथ, ये किताबें पेपर में आपके बार बार आती हैं। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? कौन सा राष्ट्रपति था जो भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो है जुड़ा हुआ था? तो भारत के एक जाकिर हुसैन हुए थे राष्ट्रपति, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? ये तीनों शक्तियां, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंद्वी शक्तियां सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है, यानी कि राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, भूमंडलीकरण एक दूसरे के अंदर घुस करके उसको जो परेशान करती हैं, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, तो कभी, यानी कि राष्ट्रवाद भूमंडलीकरण के विरोध में खड़ा हो सकता है, क्षेत्रवाद भी खड़ा हो सकता है, कभी सहयोग करती है, आपस में सहयोग भी करते हैं, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता, कभी भी इनके अंदर जो है ये कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये किसने कहा है भारत इन तीन शक्तियों के बाद? भारत के संदर्भ में ये बात बोली है कि भारत में ऐसा ऐसा है, ये किसने कहा? तो एरी एम कोकोविच, इन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन, एक अवार्डी अधिवेशन हुआ था 1955 में, ये किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया था? कौन सी किससे संबंधित मतलब कौन सी नीति स्वीकार की गई थी? तो समाज को समाजवादी बनाने की नीति बनी थी, नेहरू उस कमेटी में शामिल थे। ठीक है, तो समाज को समाजवादी ढांचा देंगे, वो बात हुई थी। भारतीय समाज की तीव्र
भारतीय समाज की तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। क्या है? मतलब कि भारतीय समाज की तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से, धार्मिक अभिमुखीकरण दृष्टिकोण भारत के अंदर बहुत तेज, और भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होगी। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे सवाल खड़ा होता है। नेक्स्ट इसके ऊपर ये बताया, कारण क्या दिया? कारण ये दिया गया है कि भारतीय समाज की संस्कृति बहुलता एवं वैधिक वैविध्य को एक सर्वसामान्य राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो तथा मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया था। बिल्कुल सही बोला गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता गढ़ी ही इसलिए गई थी कि अंग्रेजों की एक तो फूट डालो की राजनीति जो थी और शासन करने वाली थी उसको काउंटर करना था, मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी को काउंटर करना था, इसलिए नेशनल मूवमेंट को एकीकृत करने के लिए ये बात की गई थी। तो बात दोनों सही है, एक्सप्लेन भी बिल्कुल अच्छे से किया गया है इस बात को। नेक्स्ट पे आइए, भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तक, अरे भाई अभी तो किया था हमने, राजकृष्णन। इसके बाद 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था। उसमें क्या था? उसमें क्या कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए कामराज योजना शुरू की गई थी कि कांग्रेस पार्टी जिन कामों के लिए बनी थी उनको दोबारा से लेकर के आए, वो काम हम छोड़ते जा रहे हैं तो उनको दोबारा से लागू करना था, इसलिए ये कामराज योजना बनी थी। इसके बाद द गुड बोटमैन, ये किताब लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई राजमोहन गांधी नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने द गुड बोटमैन किताब लिखी थी। इसके बाद जो है वो पूछा गया है कि राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता। ये किसने कहा है? तो अतुल कोहली नाम के व्यक्ति हैं जो काफी ज्यादा डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं, वो सब बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स किताबें उधर लेखक, लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स किताब लिखी गई थी पॉल आर ब्रास के द्वारा। पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन, ये किसने लिखी थी? ये माइनर विनर ने लिखी है। और इसके बाद लिखा द पेनफुल ट्रांजिशन बारगोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ये किताब लिखी गई अचिन विनायक नाम के व्यक्ति हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रिंग इकोनॉमी, ये जगदीश भगवती की किताब है। सारी किताबें याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, फिर से आपके सामने किताबें ही दी गई हैं और फिर लेखक दिया गया है। तो किताबों में दिया गया है कि सबसे पहली किताब दी गई दलित विजन्स ए एंटी कास्ट मूवमेंट एंड पीजेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडियन आइडेंटिटी। तो ये किताब वी वेंकसेट, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये किताब किसकी है? ये गैल ऑम्वेट की किताब है। फोर आइडेंटिटीज जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट इन इंडिया, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब आपकी डी.एन. धनागरे इनके द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद जो है, जस्ट 1 सेकेंड रुकिए, किताबों में थोड़ा हेर फेर लग रहा है भाई, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर गई किताब। दोबारा देखिए इन किताबों को। दलित विंग्स द एंटी कास्ट मूवमेंट इन पीजेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इंडिया, ये पीजेंट के नाम से थोड़ा कंफ्यूज थे हम। ये किताब गैल ऑम्वेट की किताब है। और पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये जोया हसन की किताब है। ना 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 ना, ये जोया हसन की नहीं हो सकती। जोया हसन पीजेंट मूवमेंट पे लिखती नहीं है, इसको छोड़ते हैं एक बार यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं किताब कौन सी है, फॉरेन आइडेंटिटी जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट इन इंडिया, ये किताब है जोया हसन की, तो इस किताब को ले सकते हैं हम जोया हसन के साथ में। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पंचायती राज इन इंडिया, ये वी वेंकसेंट की है। और तो फिर ये पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया जो ये डी.एन. धनागरे इनकी ये किताब है, याद रख लेना, इनको जोड़ लेना एक बार फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा कि सभी तरह की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में भलीभूत होती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है अतुल कोहली।
नहीं 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 यार, विपिन चंद्रा ने, अतुल कोहली तो है ही नहीं यहाँ पे। तो विपिन चंद्रा ने ये बात बोली है, ठीक है। तो इनके नाम याद रख लेना। पूरे हमने 115 क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे, बहुत सारी किताबों की हमने बात की है। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से इस पेपर को कवर कर पाएं, अच्छे से इस चीज़ को एडजस्ट कर पाएं और देख पाएं कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं, और समझ पाएं इन चीज़ों को, ठीक है। तो पेपर के लिए ये गवर्नेंस वाला टॉपिक रहता है आपका। गवर्नेंस वाला आज शाम को हम देख रहे हैं, करवा देंगे। आज दिन में उसका टेस्ट बनाकर डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेस्ट डल जाएगा, टेस्ट को आप शाम तक अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा शाम को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।